यस। अब हमें करना ये है कि जो हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, उस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वो बनाकर देगा, नीचे कुछ एडजस्टमेंट देगा, तो हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट को देखकर हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा पहला सवाल है ये। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन सी स्टेप्स हमें याद रखनी चाहिए या कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। आय व्यय खाता बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। द फॉलोइंग आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल क्रिएटिंग एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहला पॉइंट हमारा होता है कि जो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड की अमाउंट को उठाकर हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे इनकम एक्सपेंडिचर के, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट को उठाकर डेबिट साइड में लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। मतलब टोटल क्रॉस चलना है। टोटल क्या चलना है? क्रॉस चलना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होता है, और हम ये भी देख लेते हैं कि इस रूल को कैसे फॉलो किया जाता है। आइए, यदि हम बात करें कि जब हम इसका बना रहे हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने पहला नियम क्या देख लिया? प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष की मदों को आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर करेंगे और क्रेडिट पक्ष की मदों को डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट का कंटेंट क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे और क्रेडिट के कंटेंट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? हम डेबिट में। आइए समझते हैं थोड़ा सा क्लियर इसको। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बना कर देगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें इस तरह से बनाना है। सबसे पहले ऊपर क्लब का नाम आ जाएगा, यहाँ पर क्लब का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, जो भी करंट ईयर होगा वो लिख देंगे। ये वाला साइड आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट होता है और ये वाला साइड आपका इनकम एंड अमाउंट होता है। इसको एक्सपेंडिचर साइड कहते हैं और इसको इनकम साइड कहते हैं। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बना कर देगा। इसे देखकर हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? तो हमने पहला जो रूल लिखा है वो ये लिखा है कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के यहाँ डेबिट में अमाउंट होंगी उन्हें उठाकर कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। और जो क्रेडिट में अमाउंट होगी उसे उठाकर कहाँ लिखना है हमें? डेबिट में। कुछ इस तरह से बोल सकते हैं हम कि डेबिट की अमाउंट को उठाकर कहाँ लिखना है हमें? क्रेडिट में। और क्रेडिट की अमाउंट को उठाकर कहाँ लिखना है हमें? डेबिट में। तो ये पहला रूल होता है। फिर सोचने में ये आता है, क्या सर यहाँ जितनी अमाउंट लिखी हैं सारी की सारी उठाकर इधर ले जाएंगे क्या? इधर जितनी अमाउंट लिखी हैं क्या सारी की सारी उठाकर इधर लाएंगे क्या? नहीं, सारी नहीं आती हैं। जो इनकम है वो आएंगी, जो एक्सपेंसेस है वो आएंगे। तो क्या क्या नहीं आएंगे ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए उसके लिए अगला रूल देखते हैं हम कि क्या क्या हमें नहीं लिखना है। तो अगला रूल हमारा ये होता है कि जब डेबिट पक्ष की मदों को क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाता है और क्रेडिट पक्ष की मदों को डेबिट में ट्रांसफर किया जाता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं लिखा जाता है तथा संपत्ति और दायित्व को भी नहीं लिखा जाता है। मींस व्हेन द डेबिट साइड items are transferred to credit side, the credit side items are transferred to debit side, the opening and closing cash balance are not written up and
द असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट रिटर्न ऑफ, मतलब मैं जब डेबिट से उठाकर क्रेडिट में ले जाऊंगा और क्रेडिट से उठाकर डेबिट में ले जाऊंगा, तो एक तो ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं लिखना है, ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं लिखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कोई भी असेट्स या लाइबिलिटीज दिख जावे तो वो भी नहीं लिखना है, कोई भी असेट्स या लाइबिलिटीज दिख जावे तो वो भी नहीं लिखना है। ठीक है, इसको कुछ हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो बैलेंस बीडी होता है इसको ओपनिंग कैश बैलेंस बोलते हैं और जो बैलेंस सीडी होता है उसको क्लोजिंग कैश बैलेंस बोलते हैं। इन दोनों को नहीं लिखना है। फिर असेट्स की बात करें तो बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, बैंक बैलेंस, कार, कारपेट, मशीन, स्टोर, क्रेडिटर, ये असेट्स और लाइबिलिटीज की लिस्ट होती है। इन्हें भी नहीं लिखना है, इन्हें भी नहीं लिखना है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि डेबिट से उठाकर क्रेडिट और क्रेडिट से उठाकर जब डेबिट ट्रांसफर करेंगे तो ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस और असेट्स और लाइबिलिटीज को नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा आता है अब, किसी भी कंटेंट से संबंधित कोई राशि बकाया हो, बकाया मतलब आउटस्टैंडिंग, अदत्य हो, उपार्जित हो, तो उसे संबंधित मद में जोड़ दिया जाता है। इफ एनी अमाउंट रिलेटेड टू एनी आइटम आउटस्टैंडिंग, अनपेड, एरियर, accrued, due, then it is added to related item। किसी भी अमाउंट से रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग हुआ तो वो ऐड होगा, एक्रूड हुआ तो ऐड होगा, एरियर है तो ऐड होगा, ड्यू है तो भी ऐड होगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आखिर ऐसा करते क्यों हैं? तो देखिए, ऐसा करने का केवल एक ही रीजन होता है कि जब हम आयव्यय खाता बनाते हैं तो इस आयव्यय खाते में चालू वर्ष की मदों को ही लिखा जाता है। जो करंट ईयर की अमाउंट होती है ना, जो करंट ईयर की अमाउंट, करंट ईयर मतलब जैसे 2018 का अकाउंट बनाने को लिखा है, 2018 का अकाउंट बनाने को लिखा है, तो 2018 की ही अमाउंट लिखना हमें, ताकि 18 की अमाउंट यदि लिखेंगे, 18 के अमाउंट लिखेंगे तो 18 का हम सरप्लस या डेफिसिट पता कर पाएंगे। यदि मैं 18 का अमाउंट ना लिखते हुए दूसरे भी वर्ष का अमाउंट यदि लिख दूं तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, है ना, फिर वो एग्जैक्ट ट्रू नहीं आएगा, वो गलत आएगा, क्योंकि मैंने दूसरे वर्षों की अमाउंट भी यहां लिख रखी है और करंट ईयर की कोई अमाउंट नहीं लिखी है। तो याद रखिएगा, केवल एक साल की, केवल 12 महीने की अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखी जाती है, चाहे पेमेंट किया हो या ना किया हो, चाहे पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, बस हमें एक साल का अमाउंट यहां पर लिखना होता है। ठीक, तो इसलिए बोला जाता है कि कोई अनपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, एरियर हो, एक्रूड हो, ड्यू हो, हमें रिलेटेड अमाउंट में ले जाकर क्या करना, ऐड। इसलिए ऐड करना क्योंकि वो करंट ईयर का अमाउंट है, इसलिए ऐड करना है। क्लियर है? ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट का एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ये पॉइंट कंप्लीट किया जाता है। मान लेते हैं हम ये रिसेप्शन पेमेंट उसने बनाकर दिया हुआ है, यहाँ कोई सैलरी का अमाउंट है 1500, नीचे बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। अब जब मैं इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको तब्दील करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, परिवर्तित करूंगा, तो ये जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है इसे उठाकर कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड। तो ये लिख दिया मैंने डेबिट साइड में। टू सैलरी कितना अमाउंट है 1500, ये लिख दिया 1500। फिर वो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए, इस 1500 का मतलब समझ लीजिए, ये 1500 कहाँ लिखा हुआ है, पेमेंट साइड में। ये 1500 कहाँ लिखा है, पेमेंट साइड में। इसका मतलब ये है कि सैलरी का 1500 तो हमने पे कर दिया, पैसा दे दिया उसको, और अभी भी उसके 200 रुपये और देना बाकी, हमारे पास नहीं थे पैसे,
हमने नहीं दिए उसको 200 रुपए, तो है तो 2018 का ही ना, ये 200 रुपए भी 2018 का ही है। बस मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा ये 200, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग यहाँ नहीं लिखते हम रिसिप्शन पेमेंट, इसलिए नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, ये 1500 तो यहाँ लिखेंगे, और ये जो आउटस्टैंडिंग है 200, ये आउटस्टैंडिंग लाकर इसमें क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है, 200 प्लस कर देंगे, तो 1500 में 200 प्लस करके बाहर कितना शो कर देंगे हम, 1700 रुपए, 1700। तो ये 1700 हमने यहां पर क्या कर दिया, लिख दिया। ओके, अब ये जो 1700 है वो पूरे 1 साल का अमाउंट आ गया। कितने साल का आ गया, 1 साल का अमाउंट। और हम चाह भी यही रहे थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरे 1 साल का, 1 ईयर का अमाउंट हमें क्या करना रहता है, लिखना रहता है। तो ये हमारा 1 ईयर का अमाउंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th नंबर का पॉइंट। क्या है इस पॉइंट में, चलिए समझते हैं इसको। पिछले या अगले वर्ष की मदों की राशि को आयव्यय खाते में नहीं दर्शाया जाता है, और यदि किसी मद में पहले से शामिल हो तो उसे घटा दिया जाता है। The amount of the previous or next year items is not shown in income and expenditure account and is deducted if it is included in an item। क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, पिछले साल की और अगले साल की, मतलब लास्ट ईयर की और नेक्स्ट ईयर की, दोनों अमाउंट हम मना कर रहे हैं कि दोनों अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखी जाती है। तो नहीं लिखने का रीजन हम इसके पहले पॉइंट में ही क्लियर कर चुके हैं कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल करंट ईयर की 1 साल की ही अमाउंट मेंशन करना होती है। हम किसी दूसरे ईयर के अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन नहीं करेंगे, और गलती से यदि इंक्लूडेड है वो तो उसे हटा देंगे ताकि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से हट जावे और 1 साल की ही अमाउंट बचे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि नेक्स्ट ईयर की और लास्ट ईयर की अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होना चाहिए। यदि ऑलरेडी पहले से इंक्लूड है तो फिर उसे हम लेस कर देंगे। लेस कर देंगे मतलब वहां से हट जाएगी वो। ओके, हाँ, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। उसने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया हुआ है। ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और इनको देखकर मुझे इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना है, शो करना है। पहला पॉइंट, ये जो सब्सक्रिप्शन हम यहाँ देख पा रहे हैं डेबिट साइड में, इसे डेबिट से उठाकर कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। डेबिट में दिख रहा है, उठाकर कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। ये लिखा हमने क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये शो कर दिया हमने बाय सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, अब एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, 18 का बना रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा, करंट ईयर हमारा 18 है ना। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है यहाँ पर, बोले सर अमाउंट है इसका 4188। ये यहाँ डेबिट में था, यहाँ क्रेडिट में हमने ट्रांसफर कर लिया। अब वो एडजस्टमेंट में लिख कर दे रहा है कि ईयर 2017 के लिए 85 रुपये सब्सक्रिप्शन के हमें रिसीव्ड हुए हैं। कितने रिसीव हुए, 85। तो ये श्योर है कि इस 4188 में ये 85 भी इंक्लूड होगा, श्योर, बिल्कुल मान के चलते हैं। तो अब जैसे मैंने ये 4188 उठाया, उसके साथ ये 85 भी आ गया होगा। 85 प्रीवियस ईयर का है, पिछले साल का है, और हमने तो देखा था कि लास्ट ईयर की अमाउंट यहाँ नहीं आना चाहिए, बट वो इसके साथ साथ 85 भी आ गया। हटा तो सकता नहीं था मैं इसमें से, तो कोई बात नहीं ना, अब लेस कर दो। ये 85 लास्ट ईयर का है, इसके अंदर इंक्लूड है, तो हम क्या कर देंगे, लेस लास्ट ईयर
माइनस 85 लेस करेंगे तो ये बचेगा आपका 4103। ओके, 20 रुपये अभी भी लेना शेष है, पिछले साल के लास्ट ईयर के 20 रुपीज़ अभी भी लेना शेष है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। वर्ष 2019 के चंदे के 103 रुपए एडवांस मिल गए 19 के अगले साल के नेक्स्ट ईयर के 103 हमें मिल गए मतलब वो इसके अंदर इंक्लूड था, तो इसके अंदर भी इंक्लूड है। और हमारा रूल ये बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेक्स्ट ईयर का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बट है बोल रहा है वो कि 103 रुपये नेक्स्ट ईयर का भी मिला है, तो हमें लेस करना पड़ेगा। तो लेस नेक्स्ट ईयर अमाउंट माइनस होगा ये 103 रुपये, बाहर अमाउंट आ जाएगा 4000 रुपये। तो हमें रूल याद रखना है कि यदि किसी कंटेंट में नेक्स्ट ईयर या लास्ट ईयर का अमाउंट इंक्लूड हो तो फिर उसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। क्लियर? अब देखिए ये 3 साल का अमाउंट था, इसमें से लास्ट ईयर भी घटा दिया, नेक्स्ट ईयर भी घटा दिया, तो ये जो अमाउंट आया ये करंट ईयर का अमाउंट आ गया। हमारा रूल फिर वही का वही हो गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल 1 साल का अमाउंट करंट ईयर का अमाउंट लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा ये रूल भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रूल है हमारा 5th, क्या है? हाईवे खाते में संपत्तियां तो नहीं लिखी जाती। हाँ, मना कर दिया हमने, सेकेंड पॉइंट में देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में असेट्स नहीं लिखी जाती, लायबिलिटीज भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। बट इन स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास की राशि को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखते हैं। असेट्स नहीं लिखना है, बट यदि उस पर कोई डेप्रिसिएशन लगाना है तो फिर डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएगा। The assets are not shown in income and expenditure account, but the value of depreciation on these fixed assets is written on the debit side of income and expenditure account. कैसे? इसका एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं जी। ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट उसने दिया हुआ है हमें, इसमें हम फर्नीचर देख पा रहे हैं कितना है, 5000 है। नीचे बोल रहा है कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। इतना क्वेश्चन में लिख के देगा वो, ये इतना क्वेश्चन में आपको लिख कर देगा। अब इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट क्या होगा वो देखते हैं। देखिए हम पहले भी देख चुके हैं रूल कि ये जो फर्नीचर है ये असेट्स से है, ये असेट्स से है, और असेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी जाती है। मतलब ये 5000 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, बट इस 5000 का 10%, 5000 का 10% डेप्रिसिएशन हम यहाँ जरूर लिखेंगे। तो इस 5000 का 10% 500 रुपीज डेप्रिसिएशन होता है, तो वो डेप्रिसिएशन हम यहाँ डेबिट साइड में जरूर शो करेंगे। असेट्स नहीं लिखेंगे, बट उसका डेप्रिसिएशन लगाने को बोला तो फिर डेप्रिसिएशन जरूर लिखेंगे। तो ये लिखा हमने टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना अमाउंट? 5000 नहीं, 5000 का 10%। तो 5000 का 10% जो होता है वो 500 होता है। तो असेट्स नहीं लिखना है, बट उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोलेगा तो डेप्रिसिएशन जरूर लिखना। ओनली डेप्रिसिएशन है, पूरी असेट्स 5000 नहीं लिखी हमने, इस 5000 का 10% 500 रुपये लिखा। क्लियर? तो ये नियम और हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला नियम है हमारा 6 नंबर का रूल है। क्या रूल है, क्या स्टेप्स है? कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी होते हैं जो लिखे तो नहीं रहते हैं, बट उन्हें हमें एडजस्टमेंट मानना पड़ता है और उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है। उनको कहते हैं छुपे हुए समायोजन। यदि स्थायी जमा, विनियोग, ऋण पत्र आदि के साथ
प्रतिशत दी गई हो, परसेंटेज दिया गया हो, तो ब्याज की गणना कर लेनी चाहिए हमें। लिखा नहीं है उसने ब्याज कैलकुलेट करने को, बट हम कर लेंगे। और जो राशि प्राप्त हुई है ब्याज की, उससे कंपेयर, तुलना की जाएगी। यदि कोई अंतर आएगा तो वह उपार्जित ब्याज कहलाता है। बट ये तभी लागू होता है जब आपके पास ये ऋण पत्र पुराने हों, ये विनियोग पुराने हों, ये फिक्स डिपॉजिट पुराने हों, पिछले साल के हों, तो ये रूल अप्लाई होता है। मतलब ये रिसेप्शन पेमेंट में नहीं होगा। ये पॉइंट रिसेप्शन पेमेंट में नहीं होगा। रिसेप्शन पेमेंट के नीचे एडजस्टमेंट में होगा ये पॉइंट। कहाँ होगा ये पॉइंट? एडजस्टमेंट में होगा ये। क्लियर? चलिए, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। इफ फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर एटसेट्रा आर ओल्ड, पुराने लिखा है मैंने, एंड द परसेंटेज गिवन टुगेदर, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड टू द अमाउंट रिसीव्ड। इफ देयर एनी डिफरेंसेस इज कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट। और ये जो एक्रूड इंटरेस्ट आएगा उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, ताकि ये पॉइंट क्लियर समझ में आ सके। जी, ये रिसेप्शन पेमेंट उसने बनाकर दिया, नीचे कुछ लिखकर उसने दिया हुआ है। अब हम इसका बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज डेबिट में दिया है। ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज डेबिट में दिया है। डेबिट से उठकर कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में। ये लिख दिया हमने क्रेडिट में। कितना अमाउंट है? बोले सर 1000, लिख दिया हमने। फिर नीचे बोल रहा है कि द समाज होल्ड 3% नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट, मतलब इन्वेस्टमेंट है 40,000 के। 40,000 का 3% कैलकुलेट करो जल्दी से। 40,000 का 3%, जल्दी से निकालो कितना आएगा? 4 × 12, 1200 रुपये आएगा। मतलब मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 1200। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? रिसीव कितना होना चाहिए? 1200। रिसीव कितना हुआ? 1000। मिलना था 1200, मिला 1000, मतलब 200 रुपये जो है वो नहीं मिला। 200 रुपये आपका एक्रूड है, 200 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। और जब एक्रूड है या आउटस्टैंडिंग है तो रिलेटेड अमाउंट में क्या करना होता है अपने को? ऐड। तो यहाँ लिखा हमने ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। प्लस होगा, कितने रुपए प्लस करना है? 200 रुपये। ये 200 रुपये प्लस हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 1200 रुपये। तो ये बहुत मतलब इससे गलतियाँ बहुत होती है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा 7। क्या है? पढ़ते हैं हम। यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई राशि प्राप्त होती है तो उसे आय व्यय खाते में ना लिखते हुए बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। और इससे संबंधित यदि कोई समायोजन दिया हो तो उस समायोजन को भी बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में ही लिखा जाता है। जैसे भवन के लिए दान मिला या राज्यपाल की पार्टी के लिए विशेष चंदा आदि। Any amount is received for particular purpose, it is written on the liability side of the balance sheet and not writing in the income and expenditure account. And if any adjustment is made related to it, then it is also written in the liability side of the balance sheet, like donation for building, special subscription for governors party, etc. तो इस तरह का कोई स्पेशल इनकम हमें मिल रही है, फॉर करके इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड है फॉर करके यदि कोई इनकम मिल रही है, फॉर करके यदि कोई इनकम मिल रही है तो वो इनकम एक इंडिविजुअल पर्पस के लिए हो जाती है। तो फिर उसे हमें संभाल के रखना है। जब वो ओकेशन आएगा, जब वो अवसर आएगा तो उसी अवसर पर उसको खर्च करेंगे, तब तक उसे हमें संभाल के रखना है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो जैसे ही हमें डोनेशन मिला क्या बिल्डिंग बना दी होगी। स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, तो जैसे ही हमें सब्सक्रिप्शन मिला क्या गवर्नर साहब आ गए होंगे, पार्टी हो गई होगी, खर्चा हो गया होगा क्या? नहीं ना। तो ये जो स्पेशल पर्पस के लिए अमाउंट मिला है
इसे इनकम नहीं माना जाता है, इसे इनकम नहीं माना जाता है, ये लायबिलिटी है हमारे लिए। इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे और जब ये ऑकेशन आएगा तो इसी में से खर्च करेंगे हम। क्लियर? तो यदि किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई अमाउंट हमें रिसीव होगा तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है हमारा कि यदि चंदा 3 वर्षों का अलग अलग दिया गया हो, रिसेप्शन पेमेंट की बात कर रहे हैं हम, यदि चंदा 3 वर्षों का अलग अलग दिया गया हो तो पिछले वर्ष के चंदे को किसी भी खाते में नहीं लिखते हैं, चालू वर्ष के चंदे को आय व्यय खाते में लिखना है और अगले वर्ष के चंदे को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना है। ये असेट्स गलत लिखा हुआ है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखेंगे हम। ठीक है, इसको सुधार करेंगे हम। नेक्स्ट, इफ द सब्सक्रिप्शन फॉर 3 years given separately, then the previous year subscription is not written to any account. The current year subscription is written in income and expenditure account, or the next year donation या subscription is written to asset side of the balance sheet. Assets नहीं है, liability आएगा है। ये करेक्शन और ये करेक्शन करेंगे हम, तो यहाँ liability आएगा। क्लियर? चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि कैसे, क्या बोलना चाह रहा है वो पॉइंट में। उसने एक रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया हुआ है, इसमें सब्सक्रिप्शन करके 17, 18 और 19 का अमाउंट दिया है। 17 का 300 है, 18 का 15,000 है, 19 का 200 है, बराबर। अब ये 3 साल का है, तो जो पिछले साल का है ये 300, ये तो कहीं नहीं आता है, भूल जाइए आप। और ये जो करंट ईयर का 15,000 है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि करंट ईयर का अमाउंट लिखते हैं हम, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल करंट ईयर का अमाउंट लिखते हैं। तो इन तीनों में से करंट ईयर का अमाउंट कौन सा है? ये उठाकर यहां लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है? 15,000। और ये जो नेक्स्ट ईयर का हम यहां देख पा रहे हैं ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। कहां आएगा? लायबिलिटी में। क्यों लायबिलिटी में क्यों आएगा भाई? देखिए, अगले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें इसी साल मिल गया, अगले साल का सब्सक्रिप्शन इसी साल मिल गया, इस पैसे को संभाल के रखना पड़ेगा और अगले साल में ही इसको खर्च करेंगे हम। तो संभाल के रखना मतलब ये आपकी लायबिलिटी हो गई, ये आपका दायित्व हो गया। तो इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखेंगे, दायित्व पक्ष में लिखेंगे हम। यदि हम उसको सर्विसेज नहीं दे पाए अगले साल तो हमें ये पैसा उसे वापस देना होगा, मतलब ये आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर? तो ये यदि 3 साल का अलग अलग सब्सक्रिप्शन दिया हो तो लास्ट ईयर का कहीं नहीं आता है, करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। क्लियर? तो ये एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे यस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी आय का पूंजीयन करना हो तो उसे आय व्यय खाते में ना लिखते हुए बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। इफ एनी इनकम इज टू बी कैपिटलाइज्ड देन द इनकम फ्रॉम it is written on the liability side of the balance sheet, not writing in the income and expenditure account. मतलब किसी भी इनकम को वो कैपिटलाइज करने को बोले तो जितनी अमाउंट के लिए वो कैपिटलाइज करने के लिए लिख रहा है, जितनी अमाउंट के लिए वो कैपिटलाइज करने के लिए लिख रहा है उतना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता है। उतना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता है। तो फिर एक बच्चे ने पूछ लिया, सर फिर वो अमाउंट कहाँ जाएगा? तो वो अमाउंट जो नहीं लिखना है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट उसने बना कर दिया हुआ है। यहाँ एंट्री फीस लिखा हुआ है 5,000, नीचे लिख रहा है
कि एंट्री फीस का आधा भाग पूंजी कोष में ले जाना है। हाफ ऑफ एडमिशन फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड। 5 शेयर का आधा 2,500 होता है, 5 शेयर का आधा 2,500 होता है, तो 2,500 2,500 मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है। तो बचा कितना फिर 2,500। तो जो 2,500 बचा है वो यहां लिख दिया मैंने। अब वो जो नहीं लिखना था 2,500 वो बैलेंस शीट के कहां आएगा, लायबिलिटी साइड में। तो ये लिखा लायबिलिटी साइड में एंट्री फीस 2,500। तो 5 शेयर का 50% भाग, आधा मतलब 50% बोल सकते हैं हम, हमें कैपिटलाइज करना था। तो 5,000 का 50% भाग 2,500 रुपये होता है। ये 2,500 रुपये मुझे यहाँ नहीं लिखना था, तो बचा हुआ 2,500 मैंने यहाँ लिख दिया। जो नहीं लिखना था वो कहाँ लिखेंगे हम, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। क्लियर? तो जिस पार्ट का, जिस हिस्से का वो पूंजीयन करने को बोल रहा है वो अमाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। अच्छा, एक बच्चे ने पूछ लिया सर यहाँ तो आधा लिखा है, मान लो ऐसा लिखा होता कि प्रवेश शुल्क का पूरा भाग पूंजी कोष में ले जाना है, तो ठीक है ना। ये 5 शेयर पूरा यहां नहीं आता, ये 5 शेयर पूरा यहां नहीं आता, ये 5 शेयर पूरा ही यहां नहीं आता, तो फिर ये 5 शेयर पूरा का पूरा उठकर बैलेंस शीट के कहां आ जाता, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी अमाउंट को वो कैपिटलाइज करने के लिए लिख रहा है तो फिर उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हमारा 10 नंबर का। क्या पॉइंट है, चलिए, यदि क्रेडिट पक्ष की टोटल ज्यादा है और डेबिट पक्ष की टोटल कम है तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस सरप्लस कहलाता है, जिसे डेबिट पक्ष में हम लिखेंगे। इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर, ज्यादा है, इज मोर, एंड द टोटल इज द डेबिट साइड इज लेस, डेबिट का कम है, देन द डिफरेंस that is made is called a surplus which is written in the debit side of income and expenditure account। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए मैंने पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया, अब इसका निकालना हमें आंसर। क्या निकालना है, आंसर। ठीक है, तो ये पूरा बना हुआ मैंने एक लिखा एग्जांपल बतौर कि इधर सैलरी लिखनी थी लिख दी, इधर एंट्री फीस लिखनी थी लिख दी, सब्सक्रिप्शन लिख दिया, टोटल लगाकर मैं तैयार हूँ। तो इधर क्रेडिट की टोटल मुझे ज़्यादा दिख रही है, देखो 17,500 रुपये हो रही है, और डेबिट की कितनी, केवल 7,500। तो क्या है, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा हो और डेबिट की टोटल कम हो, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका सरप्लस कहलाएगा। वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका सरप्लस कहलाएगा। तो चाहिए इस 17,500 में से ये 7,500 को लेस कर दीजिए, इस 17,500 में से 7,500 को क्या कर दीजिए, आप लेस कर दीजिए। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस यहां पर किस नाम से लिखेंगे हम, सरप्लस। 17,500 माइनस 7,500 बराबर कितना आ रहा है आपका, 10,000 रुपये। 17,500 में से 7,500 लेस करेंगे तो 10,000 आ रहा है आपका। ये 10,000 किस नाम से लिखा जाएगा, सरप्लस। ये आंसर होता है आपका। टोटल दोनों साइड की बराबर हो गई, 17,500 एंड 17,500। अगला नियम हमारा ये है कि यदि डेबिट की टोटल ज्यादा है और क्रेडिट की टोटल क्या है, कम है ना, तो जो अंतर आता है वह कमी या घाटा कहलाता है, जिसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर, डेबिट का ज्यादा है इस बार और क्रेडिट साइड का कम है, then the difference that is made is called deficit, which is written on the credit side। अब देखिए मैंने एक अमाउंट लिखा हुआ है मन से कि डेबिट साइड में 27,500 रहे और क्रेडिट साइड में 2,500 ही। डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है। तो आइए पहले डेबिट की टोटल लगा लेते हैं हम। डेबिट की जो हमारी टोटल आ रही है वो आ रही है आपकी
27,500। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल 2,500 लेस करेंगे तो कम इधर पड़ेगा। कितना कम पड़ रहा है? डेफिसिट कहलाएगा। कम जब क्रेडिट में पड़ता है तो क्या कहलाता है? डेफिसिट कहलाता है। जल्दी से लेस करो, 27,500 में से 2,500 लेस करेंगे, 27,500 में से 2,500 लेस करेंगे, कितना आएगा? बोले सर 25,000 आएगा। तो ये 25,000 आपका डेफिसिट हो जाएगा। दोनों तरफ की टोटल क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से ये रूल होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो हमें रिसिप्शन पेमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते समय ध्यान रखने हैं। आइए हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अग्रसेन क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का निम्नानुसार है। Receipts and payment account of Agresen Club for the year ending on 31st December 2018 is as follow. रिसिप्ट्स में उसने लिखा हुआ है रोकड़ शेष 10,250 वार्षिक चंदा, उसके बाद में 3 साल का सब्सक्रिप्शन उसने दिया हुआ है, डोनेशन है आपका 5,400, इनकम फ्रॉम ड्रामा है 9,500, सेल ऑफ वेस्ट पेपर है 450, सैलरी 6,000, जनरल एक्सपेंसेस 750, ड्रामा एक्सपेंसेस 4,500, न्यूज़पेपर 1,500, चैरिटी 3,500, म्युनिसिपल टैक्स 400, इन्वेस्टमेंट 40,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1,450 और क्लोजिंग कैश बैलेंस है आपका 9,000 रुपीज़। टोटल दोनों साइड की बराबर है 67,100। निम्न समायोजन के आधार पर क्लब का आय व्यय खाता तैयार कीजिए। पहला समायोजन है, क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 100 रुपये वार्षिक चंदा देता है। दूसरा एडजस्टमेंट, दान के 1,000 रुपये अभी अप्राप्त है। थर्ड एडजस्टमेंट, 1,500 रुपये वेतन के अदत्ते हैं, 100 रुपये कर के पूर्व दत्ते हैं। भवन का मूल्य 50,000 रुपये है, जिस पर 5% वार्षिक की दर से घटौती मतलब डेप्रिसिएशन लगाना है। 6 एडजस्टमेंट, विनियोग पर ब्याज के 240 रुपये उपार्जित हैं। 7th नंबर का एडजस्टमेंट, दान को आयगत मानना है, आयगत इन द सेंस रेवेन्यू मानना है। ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कीपिंग द व्यू ऑफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट। टोटल मेंबर 500, ईच पेज 100 rupees annual subscription. Donation 1,000 rupees have not yet been received. Third adjustment, salary 1,500 outstanding. Fourth, prepaid tax 100. Fifth, the book value of the building is 50,000 and 5% per year depreciation is to be charged on it. 6, accrued interest on investment 240. 7th, donation will be treated as a revenue. रीड तो अग्रसेन क्लब के नाम से दिया हुआ, उसने बिल्कुल दिया हुआ है सब, अग्रसेन क्लब के नाम से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अग्रसेन क्लब लिख लेंगे। ठीक है। अब हेडिंग आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। ठीक है। अब ये वाला जो साइड होता है ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। और ये वाला जो साइड होता है ना, ये होता है इनकम। ये एक्सपेंडिचर और ये इनकम। ओके। अब हमें वही करना है कि डेबिट के अमाउंट को उठाकर क्रेडिट में और क्रेडिट के अमाउंट को उठाकर डेबिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले डेबिट से उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं हम? क्रेडिट में। तो डेबिट में सवाल में देखिएगा, बिल्कुल सामने, किताब सामने रखो, बिल्कुल किताब सामने रखो, ऐसे मन से समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को हमेशा बिल्कुल इन फ्रंट रखा करो, है ना। तो डेबिट साइड में देखो, सबसे पहले उसने कैश बैलेंस दिया हुआ है 10,250। बोलो आएगा क्या? नहीं आएगा। कैश बैलेंस नहीं लिखते हैं सर, तो इसको छोड़ दिया हमने। फिर सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया है, हमने रूल देखा था, याद करो आप।
कि जब सब्सक्रिप्शन 3 सालों का दिया हो तो पिछले साल का कहीं नहीं लिखते हैं, करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट में लिखते हैं। खैर बैलेंस शीट अभी बनाना नहीं है अपने को, तो चलिए करंट ईयर का उठा लीजिए जल्दी से, 40,500 रुपए, ये लिख दिया हमने। अब इसमें नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट है, पढ़ लेते हैं पहले हम कि एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। उसने बोला है कि क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 100 रुपए वार्षिक चंदा देते हैं, तब इसका कैलकुलेशन बनता है। तो आइए हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। अब ये कैसे पता चल रहा है कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? हाँ भाई मैं तो पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। चलिए मैं आपको भी बताता हूँ कि कैसे पता चला इसमें कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। कैलकुलेशन पर आएंगे। तो कैलकुलेशन की यदि हम बात करें तो टोटल मेंबर देखिए ना कितने हैं, 500 मेंबर हैं और हर मेंबर को कितना पे करना था, 100 रुपीज। टोटल ड्यू सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर, मेंबर जल्दी से बताओ कितने हैं, 500। एक मेंबर को कितने देने थे, 100 रुपए। तो 500 मल्टीप्लाई 100, 500 मल्टीप्लाई 100, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। बोले सर ये आ रहा है 50,000। मतलब मुझे 2018 में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होना था 50,000। कितना रिसीव होना था, 50,000 रिसीव होना था। और अभी हमने देखा रिसीव हुआ कितना, 40,500 रिसीव हुआ। तो मिलना था ज्यादा, मिला कम, तो जो डिफरेंस आएगा ना वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग। ऐसे पता चलेगा। क्लियर? तो चलिए जितना रिसीव हुआ है, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर, इसमें से हम लेस कर देते हैं। तो रिसीव्ड हुआ हमें 40,500, 50 मिलना था, मिला 40,500। तो कितना नहीं मिला, 9,500 नहीं मिला। ये 9,500 आपका क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। और इसे ले जाकर सब्सक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये लिखा हमने, तो इसे ऐड करेंगे, ऐड करके बाहर कर दीजिए, तो ये बाहर आ जाएगा 50,000। ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन को लेकर हमने क्या रूल देखा, बोले सर सब्सक्रिप्शन को लेकर हमने रूल ये देखा है कि जब चंदा प्राप्ति भुगतान खाते के अंदर 3 वर्ष का अलग अलग दिया हो तो ऐसी दशा में when the subscription given 3 years separately in receipts and payment account, in such a situation गत वर्ष के चंदे को कहीं नहीं लिखा जाएगा, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिटन एनी अकाउंट। एंड सेकंड, चालू वर्ष के चंदे को आय व्यय खाते में लिखा जाएगा, चालू वर्ष के चंदे को आय व्यय खाते में लिखा जाएगा, ये क्रेडिट आना चाहिए। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिटर्न इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट आना चाहिए, क्रेडिट साइड आएगा, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो चालू वर्ष के चंदे को आय व्यय खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिटर्न इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंड आगामी वर्ष के चंदे को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, द नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिटर्न इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो याद रखिएगा लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन को कहीं नहीं लिखना है, करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम वाले क्रेडिट वाले साइड में लिखना है, और नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन को तो हमें सीधे बैलेंस शीट में लिखना है। क्लियर? चलिए बाकी अमाउंट्स को देखते हैं हम। ये हमारा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आगे देखिए डेबिट में और क्या क्या दिया हुआ है भाई। डेबिट साइड में यदि हम देखें तो डोनेशन है, डेबिट में है, उठाकर कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में। तो ये लिखा हमने डोनेशन। अब डोनेशन की अमाउंट अंदर लिखेंगे भाई, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, पढ़ो जरा एडजस्टमेंट। तो एडजस्ट, अच्छा पहले अमाउंट लिख लें हम अंदर, कितना है 5400 रुपीज। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट है कि दान के 1000 रुपये अभी भी अप्राप्त हैं,
डोनेशन ₹1000 हैव नॉट येट बीन रिसीव्ड। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग को रिलेटेड वैल्यू में ऐड करना है। तो डोनेशन का आउटस्टैंडिंग है तो डोनेशन में लाकर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे भाई। तो ऐड आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, क्या होगा ये? प्लस होगा। तो प्लस कितना करना है हमें? तो प्लस देखिए हमें कितना करना है, प्लस 1000 उसने बताया है, तो ये 1000 हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बाहर करेंगे 6400 रुपीज़ आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। क्लियर? इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है वो उसने दिया हुआ है डोनेशन। अब यदि डोनेशन की अमाउंट की यदि हम बात करें तो डोनेशन का जो अमाउंट है वो 5400 रुपीज़ दिया हुआ है। अच्छा है डेबिट में, तो उठाकर कहाँ लिखना है अपने को? क्रेडिट में। तो ये लिखा हमने क्रेडिट में। अब डोनेशन में एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने इसका अमाउंट कहाँ लिख दिया? अंदर की साइड लिख दिया। क्या एडजस्टमेंट है? रीड कर लेते हैं हम। तो उसने लिख कर दिया हुआ है कि जो दान है उसके 1000 रुपये अभी भी आप प्राप्त हैं। डोनेशन ₹1000 हैव नॉट येट बीन रिसीव्ड। क्लियर? सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट है ये हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बकाया हो गया ये, आउटस्टैंडिंग हो गया ये, और आउटस्टैंडिंग का हमने क्या रूल याद किया है कि रिलेटेड आइटम में ले जाकर उसे ऐड कर देंगे। तो ये लिखा हमने ऐड आउटस्टैंडिंग, प्लस होगा 1000 रुपीज़ है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 5400 और 1000 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका? 6400 रुपीज़। नेक्स्ट आगे चलें हम। डोनेशन के बाद यदि हम देखें तो इनकम फ्रॉम ड्रामा है, डेबिट में है, तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा अमाउंट है 9500। फिर है आपका सेल ऑफ वेस्ट पेपर, डेबिट में है, उठाकर कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर अमाउंट इसका 450 रुपीज़। ओके, ये तो हमने डेबिट से अमाउंट उठाकर कहाँ लिख दिए? क्रेडिट में। अब हम क्रेडिट से अमाउंट उठाकर कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट में सबसे पहले देखिए क्या दिया उसने, बोले सर क्रेडिट में सबसे पहले उसने सैलरी दिया है, कितना है? 6000 रुपीज़। अंदर लिखेंगे, कुछ एडजस्टमेंट है इसमें। तो देखिए सैलरी में एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, सैलरी में जो एडजस्टमेंट है आपका वो थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है। क्या लिखा है? 15 रुपये वेतन के अदत्य हैं, सैलरी 1500 आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग के लिए रूल क्या है कि जिसका भी आउटस्टैंडिंग है उसमें ले जाकर ऐड कर दीजिए। तो चलिए ऐड करेंगे हम। यहाँ पर ये जो सैलरी है इस सैलरी में ले जाकर हम आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? ऐड करना। ऐड करना मतलब प्लस करना। तो ये प्लस कितना है? 1500 बाहर कर देंगे जोड़कर। 6000 और 1500 को ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, बाहर कर दो इसको 7500। ये हमारा सैलरी वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए हम अगला पॉइंट क्या है। सैलरी के बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये आ गया जनरल एक्सपेंसेस। कितना है ये? 750। ड्रामा एक्सपेंसेस ऐसे कैसे आ जाएगा? ड्रामा एक्सपेंसेस 4500। न्यूज़पेपर ऐसे कैसे आएगा? 1500 रुपये। न्यूज़पेपर के बाद में चैरिटी एज इट इज़ आ जाएगा डेबिट साइड में। क्रेडिट में दिया था तो हमने कहाँ लिखना है? डेबिट में। 3500 रुपये एज इट इज़ लिखा। म्यूनिसिपल टैक्स, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स के लिए उसने लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर है आपका 4th वाला। प्रीपेड टैक्स पूर्वदत्त, पूर्वदत्त मतलब अगले साल का, पहले दे दिया। पूर्वदत्त मतलब पहले दे दिया। तो प्रीपेड हमेशा लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीपेड लेस होता है। प्रीपेड का मतलब 18 के अकाउंट बना रहे हो तो आपने 19 का पे कर दिया, वो प्रीपेड कहलाता है, वो प्रीपेड कहलाता है। तो प्रीपेड हमेशा लेस होता है। तो चलिए प्रीपेड को लेस करेंगे हम। लेस प्रीपेड माइनस होगा, 100 रुपीज़ है, लेस करके बाहर लिखेंगे 300 रुपीज़। नेक्स्ट
अगला पॉइंट देखिए, म्युनिसिपल टैक्स के बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आता है, नहीं लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट असेट्स है ना, असेट्स यहाँ नहीं लिखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आएगा, बिल्कुल लिखेंगे हम। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस उसने दिया हुआ है, कितना अमाउंट है भाई 1450, तो ये 1450 लिख दिया हमने। ये डेबिट से क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट से डेबिट में। लास्ट में क्लोजिंग कैश बैलेंस है, जल्दी बोलो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस दोनों ही नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखेंगे हम। ओके, ये हमारा डेबिट से क्रेडिट और क्रेडिट से डेबिट हो गया। अब हम एडजस्टमेंट चेक करेंगे। पहला स्टेप क्या है? डेबिट से क्रेडिट और क्रेडिट से डेबिट, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट चेक करेंगे, कुछ रह गया होगा तो उसको लिखेंगे। तो चलिए एडजस्टमेंट चेक करते हैं एक बार। पहला एडजस्टमेंट मेंबरशिप फीस का था, मेंबरशिप फीस का था तो ये हो चुका है। दूसरा एडजस्टमेंट डोनेशन का था, ये हो चुका है। तीसरा एडजस्टमेंट सैलरी का था, ये हो चुका है। चौथा एडजस्टमेंट टैक्स का था, ये हो चुका है। बिल्डिंग 50,000 की, जिसपे 5% आपको क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन। बिल्डिंग असेट्स है, नहीं लिखूंगा। बिल्डिंग असेट्स है, नहीं लिखूंगा, बट उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो डेबिट साइड में जरूर लिखूंगा। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन डेबिट साइड आएगा, ठीक है भाई। तो ये लिखा हमने, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना आएगा? 2500। कैसे आ गया ये? 50,000 का 5%। तो 50,000 का हमने 5% निकाला, 2500। देन अगला पॉइंट हमने यहाँ लिखा, विनियोग पर 240 रुपए ब्याज के उपार्जित हैं। विनियोग मतलब इन्वेस्ट किया, विनियोग मतलब क्या किया? इन्वेस्ट किया। तो वहां से इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, रिसीव होगा तो वो हमारी इनकम हो गई, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे इसे? इनकम साइड में। ये लिखा हमने, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 240 रुपीज। क्लियर? फिर 7th नंबर का एडजस्टमेंट उसने लिखा है कि दान को आयगत मानना है, दान को आयगत रेवेन्यू मानना है। तो रेवेन्यू मानना मतलब हमें इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है, और वो तो हम पहले ही क्या कर चुके हैं? लिख चुके हैं। ओके, और कुछ बचा? बोले सर अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब हमें क्या करनी है? इसकी टोटल लगानी है। तो मेरे ख्याल से शायद क्रेडिट की टोटल ज़्यादा दिख रही है, तो क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं हम। क्रेडिट की टोटल 66,590 आ रही है। अब क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का घटाएंगे तो सरप्लस आ जाएगा। यदि डेबिट में कम पड़ा तो सरप्लस, और क्रेडिट में कम पड़ा तो डेफिसिट। तो अभी तो फिलहाल में मुझे अमाउंट कम डेबिट में दिख रहा है, तो सरप्लस ही आएगा। ठीक है, ये लिखा हमने टू सरप्लस। अमाउंट कैसे निकालूं? अमाउंट निकालने के लिए काम करिए ना, क्रेडिट साइड की टोटल लगा लीजिए, तो 66,590 आ रहा है। ठीक है, ये लिखा हमने 66,590। अब इसमें डेबिट साइड की भी टोटल लगा लीजिए, ये जो अमाउंट है इन सब की डेबिट की टोटल लगा लीजिए, कितना आ रहा है? तो डेबिट की टोटल आ रही है 22,000। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, डेबिट की टोटल कम है। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद जो बचेगा वो आ जाएगा हमारा सरप्लस। तो सरप्लस का अमाउंट कितना आ रहा है? 44,590। ये 44,590 यहाँ लिख देंगे, दोनों तरफ की टोटल क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।